नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक देनी है देश के उन परिवारों के साथ हुए सरकारी मजाक के खिलाफ, जहां राज्यों ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के भीषण समय में किसी नागरिक की जान नहीं गई। केंद्र ने मान लिया कि ऑक्सीजन की किल्लत किसी आम जनता की मौत की वजह नहीं बनी, और अब हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धर्मराज बन रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु पर कहा था, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरोवा, यानी अश्वत्थामा मारा गया लेकिन मुझे पता नहीं कि वो नर था या हाथी। राज्य और केंद्र के स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले ऐसे ही सत्य के धर्मराज बनना चाहते हैं, जो ये तो कहते हैं कि आम जनता की जान गई है लेकिन ऑक्सीजन की कमी से गई है पता नहीं, या फिर पता ही नहीं करना चाहा और खारिज कर दिया एक सच को। जैसे ऑक्सीजन खत्म हुई वैसे ही मौत का कारण भी सरकारों ने मिलकर हजम कर लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के इन चेहरों को पहचानिए, क्योंकि राज्य के कर्ता धर्ता ये वो चेहरे हैं जिनके जिम्मे स्वास्थ्य राज्य का विषय है, और राज्य के हिस्से का नागरिक क्या ऐसे जोखिम के अधीन है। जहां केंद्र से पूछा गया ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की जान गई, स्वास्थ्य राज्य मंत्री का संसद में जवाब आया, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की। यानी जहां जीते जी ऑक्सीजन नहीं मिली, मरने पर मौत का कारण भी ऑक्सीजन की कमी नहीं मानी गई। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये जितना सत्य है। आदमी खाना खाता है, पानी पीता है, जितना सत्य है। आप अपने हाथ, पैर, आंख, कान, नाक छूकर जितना महसूस कर सकते हैं, उतना ही आम आदमी ने इसी साल अप्रैल मई के महीने में कोरोना के विकट समय के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत के सत्य को महसूस किया, देखा। 2 अभी हुई है, 32 मौत रात को हो चुकी है, 2 अभी हुई है 1 घंटे के अंतराल। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते हैं हमने छोटे सिलेंडर से दिया, लेकिन सरकारें कहती हैं कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। नहीं, कोई ऑक्सीजन ने कारणे गुजरातમાં પણ કોઈ મૃત્યુ થયું નથી, એક દાખલો નથી। नहीं, ऑक्सीजन की कमी ऐसी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। सर, ऐसी कोई जानकारी केंद्र की तरफ से आप लोगों से मांगी गई थी कि आप राज्य वाइज डेटा दे दीजिए? कि हमसे नहीं मांगी गई थी, परंतु हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ पर यानी कि राजस्थान में राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन किसी तरह का डेथ का मामला नहीं आया था ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से? ये तो हम लोगों के मैनेजमेंट का कमाल है। ऑक्सीजन की किल्लत से जो मर गया, उन्हें तो जिंदा करके सरकारी सच का सत्यमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने झेला है अपनों को ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए, वो सच कोई मार नहीं सकता। गुजरात की मुख्यमंत्री क्या अहमदाबाद के विहोल परिवार के इस दर्द को झुठला देंगे? क्या गुजरात सरकार के लिए आम आदमी की तस्वीर पर चढ़ी ये माला झूठी है? क्या सरकारी पन्नों में बुजुर्ग माँ के माथे से उजड़ा सिंदूर झूठा है? इस परिवार के मुखिया 56 साल के अर्जुन विहोल की तस्वीर को पत्नी शकुंतला आज भी निहारती हैं, याद करती हैं वो दिन जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पति संग इन्हें कोरोना हुआ। पति की हालत बिगड़ी, ऑक्सीजन बेड अस्पताल में नहीं मिला, घर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना मुश्किल हुआ, अर्जुन विहोल की मृत्यु हो गई। सरकार कहती है ऑक्सीजन के कारण किसी की जान नहीं गई। नहीं, कोई ऑक्सीजन ने कारणे गुजरातમાં પણ કોઈ મૃત્યુ થયું નથી, એક દાખલો નથી। ये तो गलत बात है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की कमी से ही उनकी मौत हुई है, और ये सच है कि कहीं पर भी जगह नहीं थी और उसके हिसाब से शायद ऑक्सीजन नहीं मिला है उनको, तो उसकी वजह से उनकी मौत हुई है।
सरकार कोरोना से मरे हुए लोगों के परिवार के दर्द पर मरहम लगाने का काम तो नहीं कर रही, लेकिन उनके दर्द को कुरेदने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इस परिवार को मिला होता तो आज उनके परिवार का मुखिया उनके बीच जिंदा होता। अब देखिए इन तस्वीरों को और पाश की कविता को बदल कर समझिए सन्नाटे में सच पर सांस खींच लेने वाली आधुनिक राजनीति को, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने के बाद आंसुओं का न रुक पाना खतरनाक नहीं होता। ऑक्सीजन के लिए तड़पकर अस्पताल में ही मर जाने के बाद बेटे की तस्वीर को निहारते रहना खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है आम आदमी का मर जाना और सरकारों का कारण भी ना बताना। जैसे मध्य प्रदेश के शहडोल में राजकुमार ने कोरोना होने के बाद अस्पताल में दावा है ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाई। सबूत है उस दिन अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद लोगों की जान जाने पर अस्पताल के डॉक्टरों का ये बयान। प्रेशर कम हुआ है तो जो बिल्कुल ही उसको बोलते हैं कि जैसे कोई फल बिल्कुल कम सहारे में लटका हुआ है, थोड़ा झोंका आया तो वो टपक गया। हवा का झोंका आता है तो आम सब टपकते हैं क्या? नहीं टपकते। अप्रैल में शहडोल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी मानते थे कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोग पके हुए फल की तरह टपक गए, लेकिन अब सरकार कहती है कौन सी ऑक्सीजन की कमी, कहाँ की ऑक्सीजन की कमी। नहीं, ऑक्सीजन की कमी ऐसी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो सब कोई मतलब अफरा तफरी मची हॉस्पिटल में और 6 बजे तक करीब सबकी डेथ हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी ही थी और कुछ नहीं था सर। और उस दिन के हिसाब से 16-17 आदमी खत्म हुए हैं और जहाँ पे मेरे भैया थे वहाँ पे 7 आदमी हुए थे। हर राज्य की यही कहानी है। ये बिहार का रोता हुआ परिवार है, जहाँ बुजुर्ग माँ को अब भी अपने नौजवान बेटे हसीब हाशमी की याद आती है तो कलेजा कांप जाता है। पटना के फुलवारी शरीफ का वो हसीब जिसे अप्रैल की 16 तारीख से 18 तारीख तक ये परिवार ऑक्सीजन की तलाश में लेकर दौड़ता रहा। दावा है ऑक्सीजन की किल्लत ने बेटे को छीन लिया और बिहार की सरकार भी कहती है हर बेड तक ऑक्सीजन बरस रही थी। किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। हमने अपने भाई को आग के सामने तड़पते हुए देखा है बिना ऑक्सीजन के। डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है, खाली टंकी लगा दिया है और बोला कि उसमें ऑक्सीजन है। मेरा भाई मेरा आग के सामने बिना ऑक्सीजन के तड़प के उसकी जान निकली, तड़प के उसकी रूह बाहर निकली है। अगर गुजरात में ऑक्सीजन भरपूर थी तो क्या ये परिवार झूठे हैं? अगर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो क्या यह आंसू झूठा है? अगर बिहार में बेड तक ऑक्सीजन पहुंचा दी तो क्या मां का ये रुदन झूठा है? क्या इन परिवारों की आंखों में आंखें डालकर राज्य ये कह पाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई? नो वन किल्ड आम आदमी। अहमदाबाद से गोपी घांघर, पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। सवाल उठता है कि राज्यों या केंद्र के पास कोई जानकारी ऑक्सीजन से कमी के कारण हुई मौत पर क्यों नहीं? दावा है कि इसके पीछे वजह वो प्रारूप है जिसके आधार पर राज्यों को बताना होता था कि मौत का कारण क्या है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार केंद्र ने कभी पूछा नहीं कि ऑक्सीजन की किल्लत कितने नागरिकों की मृत्यु का कारण बनी। जो प्रारूप मृत्यु का कारण बताया गया उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी का कोई जिक्र नहीं था। यानी जिक्र नहीं तो फिक्र नहीं। राज्यों ने अपना, केंद्र ने अपना, सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। एक सवाल सर, एक सवाल लीजिए सर, मौतों के आंकड़े को लेकर के जो सरकार कह रही है उस पर आपका क्या कहना है, इतना बता दीजिए जी। सरकार जो कह रही है, कोई सूचना नहीं हमारे पास। नहीं, इसको लेकर के जो कहा गया है कि जो मौतें ऑक्सीजन की कमी, वो केंद्र सरकार में कैबिनेट में कहा गया, हमारे पास नहीं है कोई सूचना। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं। क्या आज तक के सवाल से बचने की जल्दबाजी में वो संसद में दिए गए जवाब को कैबिनेट में कहा गया जवाब कह देते हैं और खुद बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से यूपी में कितनी मौत हुई, इनके पास कुछ नहीं है। कोई सूचना नहीं हमारे पास। नहीं, इसको लेकर के जो कहा गया है कि जो मौतें ऑक्सीजन की कमी, वो केंद्र सरकार में कैबिनेट में कहा गया, हमारे पास नहीं है कोई सूचना। स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के फिर इन परिवारों को देखें। 17 साल के आरुष ने अपनी मां सुधा को सिर्फ कोरोना के कारण नहीं बल्कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण खोया है।
ऑक्सीजन की कमी जो है वो हमारे लिए एक कारण बन गई अपनी पत्नी को खोने का। पता तो देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन हाहाकार पर सिर्फ सियासत करने वाली केजरीवाल सरकार को भी नहीं कि कितने लोग वाकई ऑक्सीजन की कमी से राजधानी में मरे। कई लोगों की हुई, कई लोगों की डेथ हुई, वो तो पूछी जाती है जानकारी, कोई नहीं पूछी जाती। सर ऐसी कोई जानकारी केंद्र की तरफ से आप लोगों से मांगी गई थी कि आप राज्य वाइज डेटा दे दीजिए कि हमसे नहीं मांगी गई थी, परंतु हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। जानकारी दिल्ली सरकार को अपने ही अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट में जान गंवाने वाले मरीजों की नहीं, लेकिन आरोप है राजनीति करने का दांव ये कभी नहीं छोड़ते। हमने कमेटी बनाई थी ना, उस कमेटी का मकसद ही एक ही था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी डेथ हुई है तो उसका पूरा डाटा लिया जाए और उनको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। और मुझे लगता है वो यही कारण था कि बाद में ये कह सकें कि कोई डेथ नहीं। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत पर पल्ला तो साइड में जितने भी बेड थे, जिसका पाइपलाइन से ऑक्सीजन आ रहा था, वो सब लोग बोला तो मच्छी जैसे ये फड़फड़ रहे थे। स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के लिए कौन सी भी डेथ गोवा में नहीं हुई है। हुई है तो सिर्फ सियासत आम आदमी के जिंदा रहने, आम आदमी के मर जाने पर। जैसे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी थी, तब भी थी, आज भी है। प्रियंका गांधी ट्वीट करती है, मौतें इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स की व्यवस्था नहीं की। लेकिन कांग्रेस के ये 2 बड़े नेता छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में अपनी ही सरकारों से सच नहीं पूछ पाते, जो कहती हैं कि नो वन किल्ड आम आदमी। ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ पर यानी कि राजस्थान में राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन इसी तरह का डेथ का मामला नहीं आया था ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से? ये तो हम लोगों के मैनेजमेंट का कमाल है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है। तो फिर जिस देश में नागरिक हो कि नहीं, ये साबित करने के लिए कागज होना और दिखाना जरूरी है। उस देश के नागरिकों की जान जाने का कारण ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं, ये बताने वाला कागज न राज्यों के पास है न केंद्र के पास। कुल जमा कहानी ये कि जिंदा आदमी वोट के लिए लाख का, ऑक्सीजन की कमी से मर गया तो सरकारी कारण खाक का। गोवा से हरीश वी के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। अगर सरकारें बताती कि ऑक्सीजन से कितने नागरिक मरे तो क्या होता ये कि फिर परिजनों को मुआवजा देना पड़ता। सरकारों की अकर्मण्यता के आंकड़े जीवन भर उन दलों की राजनीति पर भारी पड़ते। हर राज्य में विपक्ष को मौका मिलता, इसीलिए अपनी अपनी सियासत के लिए आम जनता की मृत्यु की वजह ऑक्सीजन की किल्लत को मानने से ही इनकार कर दिया गया। बहरहाल आम जनता की मृत्यु के कारण पर ही राजनीति पर्दा नहीं डालती, बल्कि नौजवानों के नौकरी पाने के सपने भी मार दिए जाते हैं और मारे जाने की वजह कोई नहीं बताता। ऐसा आरोप राजस्थान में लगा है, जहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे योग्यता से ज्यादा शिक्षा मंत्री के कद, पद और रुतबे का काम। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अच्छी खासी नौकरी वाली इसी नवाबी के लिए नौजवान मोटी मोटी किताबों को दिन रात एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आरोप है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान में प्रशासनिक सेवा का इम्तिहान कराने वाले आयोग में चयन कराना है तो रिश्तेदारी भी बहुत काम आती है। रिश्तेदारी जो अगर शिक्षा मंत्री से हो तो क्या कहने।
मंगलवार को राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा 2018 का नतीजा आया तो पता चला कि राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू प्रतिभा पुनिया, बहू के भाई गौरव पुनिया और बहू की बहन प्रभा पुनिया का भी चयन हुआ। अब शिक्षा मंत्री के बहू और बहू के भाई बहन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाएं, इस पर किसी को क्या आपत्ति। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि इस चयन के पीछे रिश्तेदार हुए मंत्री जी तो डर काहे का वाली कहानी है। बीजेपी के आरोप के मुताबिक शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की बहू प्रतिभा को लिखित परीक्षा में 50% अंक मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में 80%। बहू प्रतिभा के भाई गौरव को लिखित परीक्षा में 47% नंबर मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इन्हें भी 80% नंबर मिला। शिक्षा मंत्री की बहू की बहन प्रभा प्रशासनिक सेवा के रिटन एग्जाम में करीब 46% नंबर पाती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये भी 80% नंबर पा जाती हैं। जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर भी इंटरव्यू में सिर्फ 77 नंबर पाती है, वहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार 80% नंबर हासिल करते हैं। चौथे नंबर के टॉपर को इंटरव्यू में सिर्फ 67 नंबर मिलते हैं, लेकिन मंत्री जी की बहू एंड फैमिली को 80 नंबर। इस तरह से राजस्थान के कुछ और मेहनतकश नौजवान जो आरएएस लगने चाहिए थे, उनके हकों पे सीधा सीधा कुठाराघात किया गया है और ये पद का दुरुपयोग का मामला बनता है। किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटन टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। यह एक तरह से इतना गंभीर अनियमितता का नमूना पेश हुआ है कि आरपीएससी में भी इस प्रकार की अनियमितताएं होकर अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है और योग्य को अयोग्य बना दिया जाता है। अब मुद्दा ये कि इसकी जांच कैसे होगी। बीजेपी के आरोप सच्चे हैं या वाकई राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बेटे की ससुराल वाली नौजवान इतने योग्य हैं कि टॉपर से ज्यादा नंबर इंटरव्यू में पा जाते हैं। जांच इसलिए जरूरी है कि अगर सच नहीं पता चला तो मेहनत करने वाले हजारों युवाओं का इम्तिहान की पारदर्शिता पर भरोसा टूट जाएगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। नो वन किल्ड कॉमन मैन की तीसरी कहानी बिहार के उन नागरिकों की है जो टैक्स भरते हैं, वोट देते हैं, तब जाकर कहीं पुल बनता है, लेकिन आरोप है भ्रष्टाचार की बाढ़ आम जनता को सुरक्षित आने जाने का रास्ता देने वाले पुल को बहाकर उम्मीदों का कत्ल कर देती है, लेकिन भ्रष्टाचारी कभी पकड़ा नहीं जाता। लोग पलायन 50% से ऊपर लोग गांव छोड़ के बाहर रह रहे हैं। पानी पीने का तकलीफ, खाने का तकलीफ, रहने का तकलीफ, नहीं कोई तो अभी नेता का कोई सहायता अभी हम लोग को मिला है। ये उस दरभंगा की कहानी है जिसके तमाम गांव पिछले 2 हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। यहाँ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ जीना छोड़िए, मरना भी मुश्किल है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में ये एक बुजुर्ग की शव यात्रा है जिसे जैसे तैसे नाव से शमशान तक पहुंचाया गया। सड़क से शमशान तक पानी में डूब चुका है, इसीलिए बांस का मचान बनाकर मिट्टी की कोठी में शव डाला गया और नाव के सहारे घूम घूम कर मुखाग्नि दी गई। बिहार में जीना हो या फिर मरना, सबका इंतजाम जनता के सिर पर मर दिया गया है। जैसे वही पटना में बैठकर सरकार चला रही हो, लेकिन सरकार के दावों की तरह उसके बनाए पुल भी बाढ़ में दम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बागमती में जो बाढ़ की स्थिति है उसके वजह से आप देखिए ये पुल है, ये पुल ढह गया है, ध्वस्त हो गया है। दरभंगा में बाढ़ से हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोग अपना गांव घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव नया टोला में जब आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे तो बताया गया कि पिछले 2 हफ्ते से ये गांव इसी तरह से पानी में डूबा हुआ है, फिर भी सरकारी मदद यहां पहुंच नहीं पाई है। वास्ते नहीं है, इतना पन्नी भी मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बार कोई भी घूम के नहीं आता है। इसी महीने की शुरुआत में नीतीश कुमार बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर
अपने कर्तव्य की इतिश्री कर चुके हैं, लेकिन आसमान से चींटी बराबर दिखने वाली आम आदमी की बड़ी मुश्किल सरकार को अब तक नहीं दिख पाई है। रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। आज तक देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो अफगानिस्तान में इस समय मौजूद है। कंधार से आज हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने तालिबान के कमांडर का इंटरव्यू भेजा है, जिसमें उसने आज तक के कैमरे पर तालिबान का खौफनाक प्लान बताया। हम फौजी एक जगह पर 1 मिनट नहीं खड़े होने नहीं देंगे, क्योंकि हम टारगेट बन जाते हैं। अफगानिस्तान का कंधार तालिबान के निशाने पर है। तालिबान नाम का खतरा शहर के बाहर खड़ा है और शहर के अंदर रहने वाले लोग डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल कंधार की इन महिलाओं का है, जिनके जहन में 20 साल पहले तालिबान के अत्याचार की याद अब भी ताजा है। खवातीन इस वजह से खौफजदा है क्योंकि इन लोगों ने जो 20 साल पहले यहाँ पर बादशाही की है, उनका बड़ा खतरनाक एक तारीख रह चुका है। खतरनाक उन लोगों ने अपना दौरा यहाँ पर मुकम्मल करके वो लोग गए। कंधार में सिर से पांव तक बुर्के में ढकी हर महिला आजकल सोते जागते बस यही सोच रही है कि 20 साल बाद महिलाओं को लेकर तालिबान की सोच कितनी बदली है। क्या कंधार में दाखिल होते ही तालिबान महिलाओं को पहले जैसी पाबंदियों से लाद देगा? क्या तालिबान अफगानिस्तान की महिलाओं से पढ़ने लिखने और नौकरी करने का हक छीन लेगा? क्या तालिबान के राज में घर से अकेले निकलने वाली महिलाओं को फिर से पीटा जाएगा? 5 लेडीज एक साथ आती है तो फिर उनको डंडों से मार पड़ता था, भगाया जाता था कि आप लोग क्यों निकले हो। अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने फेसबुक में एक पेज देखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि औरत अकेली बाजार नहीं जाएगी, औरत अकेली डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, अकेली। अब एक औरत है, उसका शोर बाहर गया हुआ है, अकेली है घर में, बच्चा रात को बीमार होता है, वो कहाँ जाए? तो इन चीजों से औरत को काफी डर लगता है। तालिबान आखिर अफगान महिलाओं के साथ कैसा सलूक करेगा, ये जानने की दिलचस्पी सारी दुनिया की है। तालिबान से जुड़े इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी कंधार के एक बाजार में गए, जहां पर हमारी टीम को बाजार में महिलाएं खरीदारी करते हुए देखी। मैं इस वक्त कंधार के उस बाजार में खड़ा हूं जहां पर ख्वातीन यानी यहां की महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं, लेकिन यहां पर जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको बुर्के में यहाँ की ख्वातीन देखेंगी, जो एक यहाँ का की परंपरा है, यहाँ का एक तहजीब है। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ अब दिखता है कि यदि तालिबान की सरकार दोबारा अफगानिस्तान में लौटती है, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में लौटती हैं, तो अफगानिस्तान में वही कायदे कानून चलेंगे जिसमें महिलाओं को न सिर्फ पर्दे में रहना होगा, बल्कि उन्हें जिस अंदाज से कुछ जगहों पर फरमान दिए जा रहे हैं कि वो अगर बाजारों में जाएं, मर्द को साथ रखें, नौकरी ना करें। हमें कंधार के इस बाजार में जो भी महिला दिखी वो पूरी तरह से बुर्के से ढकी थी। आखिर तालिबान को लेकर ये क्या सोचती हैं? जब इस बारे में दुकान पर खड़ी इस महिला से हमने बात करने की कोशिश की तो हमें जवाब ना में मिला। कंधार और काबुल फिलहाल तालिबान के चंगुल से बाहर है, इसीलिए यहाँ बाजारों में महिलाओं को इस तरह से अकेले घूमने फिरने की छूट है। लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी तालिबान के बारे में एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे दूर से करो, बात थोड़ा सा बोला अपना। तालिबान को लेकर यह डर जायज भी है, क्योंकि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन 85% अफगानिस्तान को निगल चुका है और अब वो जल्द से जल्द बाकी हिस्से को भी कब्जाना चाहता है। कंधार में आज तक संवाददाता अशरफ वानी को तालिबान के प्रवक्ता मौलाना यूसुफ अहमदी ने दावा फोन पर बातचीत में किया। कारी साहब बोल रहे हैं कि इस दिनों में 85% एरिया जो है ना हमारे हाथ में, और 195 डिस्ट्रिक्ट भी हमारे कब्जे में। लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। सुना, तालिबान के हौसले बुलंद हैं और वो पाकिस्तान की मदद से कभी पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेने को बेकरार है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अफगानिस्तान की महिलाओं का क्या होगा? क्या तालिबान उन्हें फिर से पाबंदियों की बेड़ी पहना देगा या फिर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा? इन सवालों पर तालिबान का जवाब सुनिए।
پوسټرونه یا داسې خبرې وروستیو کې کېږي دا ټولې جعلي دي. زموږ له خوا داسې هېڅ چیرې هم نه دي ویل شوي. زموږ د اختر پیغام پرون خپور زموږ ژمنه کړې چې د ټولو اتباعو حقوق د ښځو سره دا به موږ تامینوو ورکوو به دا زموږ رسمي بیانات راځي په دې مورد او دغه شیان موږ رد کړي دي چې جعلي پوسټرې جعلي بیانات څوک چیرې ووایي او دا وکړي और ځینې متاسفانه رسنۍ بې تحقیق هغه نشري. कारी साहब बोल रहे हैं कि ये सारे अफवाहात है, यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए या किसी ने बयान दिया हुआ है वो सारे गलत है. हमारे एड्रेस से ऐसा कोई चीज़ भी शेयर नहीं हुआ है. ये बोल रहे हैं कि हमारे आने से फीमेल्स राइट में भी बरतरी आ जाएगी, फीमेल्स के राइट बरकरार रहेंगे, किसी को भी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी. ये सारे जो बातें हो रही है हमारे एड्रेस से नहीं हो रही. तालिबान के मुंह से इंसाफ की बात सुनना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि महिलाओं का दमन करने वाला जब महिलाओं के हक सुरक्षित करने का दावा करता है तो ये बात कंधार में दुकान चलाने वाले मोहम्मद रहमत के गले नहीं उतरती. अब इस वजह से तो यहाँ बहुत सारा खौफ है, कारोबार पे भी बड़ा फर्क पड़ा है, लोगों पे भी बड़ा तासुर है और बड़े लोग प्रेशर में हैं और बहुत लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं. इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो है आप जैसे कह रहे थे कि पीछे के जिलों में उनका राज चल रहा है, तो वहाँ पर जो लोग शहर में आ रहे हैं वो लोग इतने ही इन लोगों के बारे में बोलते हैं कि मतलब वो पहले वाला जैसा रवैया इनका नहीं है, काफ़ी अच्छा है. लेकिन यहाँ जो मकामी शहरी है वो ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ये लोग शुरू में ऐसा अच्छा रवैया करेंगे, जब 6 महीने साल गुजर जाएगा ये पहले की तरह फिर वैसे ही करेंगे जैसे ख़वातीन के साथ इनका सलूक था, या किसी चलते हुए जवान को रोकना, तुम्हारे बाल क्यों बड़े हैं, आपकी दाढ़ी क्यों छोटी है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो रिटर्न उसको पढ़ाते थे दोबारा. तो इस वजह से काफ़ी शहर में खौफ और राज है और कारोबारी लेवल पे भी बहुत अभी लोग यहाँ परेशान हैं. तो तालिबान के जुल्म का गवाह रह चुके लोग तालिबान की फितरत जानते हैं, उन्हें तालिबान की चाल अच्छे से समझ आ रही है. इसीलिए बेहतर भविष्य के लिए कंधार में रहने वाले ये लोग जल्द से जल्द अपना मुल्क छोड़ देना चाहते हैं. 4 बजे हम लोग शॉप बंद कर लेते हैं क्योंकि जिस तरफ हम लोग रहते हैं वहाँ पर भी आसपास तालिबान काफ़ी करीब आ चुकी है और सारी रात को वहाँ फायर होता है, गोलाबारी होती है. तो इस वजह से हालात काफ़ी अभी संजीदा हैं, मतलब इस मामले में ख़राब नज़र आते हैं और काफ़ी लोग परेशान इस वजह से हैं कि आखिर हम कहाँ जाएंगे. आज से तकरीबन अगर पहले यहाँ झड़पें हुई है, जंगें हुई, उस दौरान लोग यहाँ से कोई इंडिया हिजरत कर चुका है, कोई पाकिस्तान जा चुका है. मतलब अगर आप लोग शहर से निकलोगे थोड़े से भी फासले पे बहुत खाली जगहों पे जो है औरतें बच्चे ये बस ऐसी ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं और अपने घर के बर्तन ला के शहर में बेचते हैं, उससे आटा या दाल कुछ खरीद के फिर रात को वो लोग खाते हैं. 20 साल पहले तालिबान के शासन में महिलाओं पर जुल्म करने की ढेरों वीडियो सामने आए थे, जिसमें महिलाओं को खुलेआम गोली मारना तक शामिल है. यही खौफ अब दोबारा अफगानिस्तान के सामने लौट आया है, क्योंकि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में महिलाओं ने काफी तरक्की हासिल की है, लेकिन अब उसके पलट जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तालिबान के आने का मतलब सिर्फ बर्बादी है. दुनिया का कोई भी शहर क्यों न हो, वहाँ की कोई पहचान होती है. हम इस वक्त कंधार में खड़े हैं. मेरे पीछे जो ये कंधार स्क्वायर है, ये चौक यहाँ इस शहर की निशानी है. सबसे व्यस्त चौक कंधार का ये माना जाता है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर जिस अंदाज से तनाव बढ़ रहा है, उस बीच यहाँ पर जो है इस चौक की रौनक भी कुछ कम होने लगी है. लेकिन जंग के बावजूद फिर भी आम जनजीवन चलता रहता है. वो इंसानियत का दस्तूर है. कुछ भी हालात हो, लोग अपने पेट के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने 2 पैसे कमाने के लिए हर हाल में निकलते ही हैं. तालिबान की हुकूमत में वहशत कुछ ज्यादा थी, स्कूल्स नहीं थे, लोग पढ़ नहीं सकते थे, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी. तो ये जो है ना ये बुरा हालत था उसी टाइम में. हर चौक खराब हुई, ये बोलते हैं कि तालिबान हम नहीं चाहते, तालिबान की वजह से जो लड़ाई झगड़े शुरू सारी जगह जो खराब हुए, जो पीछे पड़े वो इसी तालिबान की वजह से. हम चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ पर कायम रहे और हुकूमत आगे. 9/11 के बाद अमेरिका तालिबान को कुचलने के लिए अफगानिस्तान आया और उसने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया. इसके बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत में सुधार आया, लेकिन अमेरिकी सेना ने तालिबान से महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन लिए बगैर लौटने का फैसला कर लिया.
जिसने एक बार फिर अफगानिस्तान की महिलाओं को चिंता के समंदर में फेंक दिया है। अशरफ वानी, कंधार, आज तक। तालिबान कह रहा है कि वो महिलाओं को हक देगा। ये बात सुनकर ही हंसी आ जाती है, लेकिन तालिबान अपने आका पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, तभी तो दानिश सिद्दीकी हो या फिर अफगानिस्तान में भारतीय निवेश को नुकसान पहुंचाने का मामला, तालिबान एक के बाद एक सफेद झूठ बोलने में लगा है। हम इस वक्त कंदहार हवाई अड्डे पर हैं और ये वही हवाई अड्डा है जिस पर दिसंबर 1999 में सबसे बड़ा दुनिया का विमान हुआ था। नेपाल से जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो इसी हवाई अड्डे पर कंदहार में लाई गई थी और उसके बाद जो है कई दिनों तक जो गतिरोध है वो हाईटेकर्स के साथ बना रहा और तब यहाँ पर तालिबान की सरकार थी। मुल्ला उमर को पूरी छोटी अपहरणकर्ताओं को, क्योंकि उसके बाद जो डील हुई उसमें देश का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और एक जहाज उसको उसके बदले जो है उन सभी विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाया गया। अभी भी करीब 30 साल गुजर चुके हैं उस मामले को लेकर। 30 साल के दौरान उस हाईजेकिंग पूरी दुनिया में एविएशन ट्रांसपोर्ट भी बदल गया। अफगानिस्तान के कंधार का जिक्र आते ही साल 1999 में हुए विमान अपहरण कांड की तस्वीर हर भारतीय की आंखों में तैरने लगती है। कंधार में ही पूरे 8 दिनों तक तालिबान ने ऐसा ड्रामा रचा कि भारत को 155 बंधकों के बदले मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।